हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे स्टेबल कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इन तीनों को, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को, तो देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। इसमें देख लेते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। इधर देखते हैं तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी साइक्लिक होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसमें, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये साइक्लिक होते हैं, उसके साथ साथ कॉन्जुगेशन भी होता है और सिस्टम जो होता है वो प्लेनर होता है। तो सिस्टम शुड बी प्लेनर होना चाहिए। जैसे sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इनका। sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ऑल एटम, जितने भी एटम हैं उन सब का। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ये लिखने के बाद मैं समझाती हूँ। सिस्टम, इसमें भी सिस्टम शुड बी प्लेनर होना चाहिए। इसमें sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, जितने भी एटम हैं उनका। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेके। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि बेंजीन है, तो बेंजीन के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर इससे ही पूरा समझा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन होती है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो है कंपाउंड के अंदर देखते हैं बेंजीन है, इसके अंदर देखते हैं तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड भी है। तो साइक्लिक कंपाउंड होने के साथ में एरोमेटिक होना कैसे, जैसे इसमें सिस्टम शुड बी प्लेनर, जो जितने भी कार्बन है वो प्लेन में होना चाहिए। जैसे कि इनमें देखते हैं तो sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, जितने भी मतलब कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम है वो सब। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन में देखते हैं तो यहाँ पर जो है एक दो मतलब 3 बॉन्ड है, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके साथ में। ये खोल के लिखती हूँ मैं यहाँ पर, तो ऐसे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस वाले कंपाउंड में, तो यहाँ पर जो है इसके पास में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वहां पर हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिनको हम जैसे कि लोन पेयर को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो इस वाले कंपाउंड के अंदर 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक भी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है वो नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो 1 2 और 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। इस वाले कार्बन का देखते हैं तो यहाँ पर जो है इसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इस वाले कार्बन का देखते हैं, तो यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि इसके पास में भी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ये वाला इससे पता नहीं चलेगा, तो इसको यहीं पे लिख देती हूँ मैं। जो हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है वो सेंटर एटम का देखा जाता है। तो यहाँ पर हम हमारा सेंटर है कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन, जितने भी कार्बन है उनका निकाल रहे हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखते हैं इसके पास में 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वहां पर केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है, तो हमारे पास केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है। जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है वो सेंटर एटम का निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो है सेंटर वो कार्बन है, तो जो पाई बॉन्ड है उनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा, इसका भी sp2, इसका भी sp2, और जितने भी कार्बन है ये जितने कार्बन है सारे प्लेन में है,
और इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, मतलब प्लेन में है। तो यहाँ पर सिस्टम शुड बी प्लेनर, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन ऑल एटम। तो हमारा जो है, और यहाँ पर जो सिस्टम है वो कॉन्जुगेशन होना चाहिए, सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, जैसे कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ऐसे होना चाहिए। तो इसको क्लीन करके और भी हम समझ, तो इसमें थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन होना चाहिए कंपाउंड के अंदर, होना चाहिए। और इधर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी होना चाहिए कॉन्जुगेशन, इधर भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर जो 4 होगा ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉलो हक्कल रूल। क्या होता है? तो वो होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखते हैं n की वैल्यू अगर 0 होती है, तो जैसे कि इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं। n की जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना है। 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते जाएगा। अब देखते हैं n की वैल्यू रख रहे हैं हम, n की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं, तो इसमें रखेंगे 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो होंगे वो हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड, तो इसमें देखेंगे तो अगर n की वैल्यू हम रख रहे हैं, n की वैल्यू रख रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा 4 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एक और देखते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 4 × 2 + 2 कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास आ रहे हैं इवन नंबर में, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो थोड़ा एक और देख लेते हैं हम, n की वैल्यू अगर 3 रखते हैं, 4 × 3 + 2 कर देते हैं, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कितने मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन नंबर में आ रहे हैं, तो हमको देखना है यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड होगा वो कितना होगा, तो वो ओड नंबर में आएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड होगा। उसके बाद में पाई बॉन्ड इधर कर देते हैं थोड़ा सा, और पास में लिख देती हूँ मैं इसके, ऐसे करके। तो हमारे पास जो है 1 पाई बॉन्ड होगा। इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जो होगा 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 बॉन्ड रहे होंगे, 3 पाई बॉन्ड। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखते हैं तो 5 पाई बॉन्ड होंगे। इसमें देखते हैं तो 7 पाई बॉन्ड रहे होंगे इसमें। तो यहाँ पर जो है ये आ रहे हैं ओड नंबर में, जितने भी आ रहे हैं ये ओड नंबर में आ रहे हैं। तो हमको केवल और केवल जो ओड नंबर देखना है इसका, कि जितने अगर पाई बॉन्ड आ रहे हैं और ओड नंबर में पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होने के लिए जैसे कि उसमें ये सारी कंडीशन तो फॉलो करता हो, उसके साथ साथ में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ओड नंबर में अगर जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ओड नंबर में है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसी तरह हम इस वाले में देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला थर्ड होगा, ये वाला 4 देखते हैं। इसमें फॉलो 4 पाई 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल कैसे, तो यहाँ पर हम रखते हैं 4 मतलब n की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। तो अगर यहाँ पर n, इसमें जो n होगा वो n 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, जबकि यहाँ पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है।
4 अब n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे, n 1 2 देखते हैं यहाँ पर अगर n की वैल्यू रख रहे हैं हम 4 इंटू 1 कर देते हैं, 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। अब देखते हैं यहाँ पर 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। अब देखते हैं इसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो है इवन नंबर में अगर आते हैं, इसमें कितने बॉन्ड रहे होंगे, 2 पाई बॉन्ड रहे होंगे, तो इधर लिख देती हूँ 2 पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर जो है 4 पाई बॉन्ड रहे होंगे, इसमें होंगे 6 पाई बॉन्ड, अब इसमें 8 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो इसमें जो है इवन नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड आया, क्योंकि इसको ऐसे करके दिखा देती हूँ मैं नीचे तक, क्योंकि ऊपर तो जाएगा नहीं है, तो यहाँ से नीचे से ही दिखा देती हूँ मैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो पाई बॉन्ड रहेंगे वो ओड नंबर में रहेंगे, और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें पाई बॉन्ड जो है वो इवन नंबर में रहेंगे। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इवन। तो हमको केवल और केवल ये देखना है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। तो वहां पर सबसे पहला रूल होगा हमारा कि उसमें जो पाई बॉन्ड है वो ओड नंबर में है या इवन नंबर में है। तो अगर ओड नंबर है तो वहां पर एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अगर इवन नंबर में है तो वो जो होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं थोड़ा और कि देखते हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर जो है वो होने चाहिए ओड नंबर में होने चाहिए। यहाँ पर भी देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो होंगे और नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो यहाँ पर इवन नंबर में होने चाहिए और यहाँ पर ओड नंबर में होना चाहिए। देखा हमने कि जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वो इवन नंबर में होना चाहिए और यहाँ पर ओड होना चाहिए। वो देखते हैं हम एक एग्जाम्पल को लेके कि कैसे डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और इसमें देखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं हम पायरोल और पिरिडीन को देखते हैं उनका एग्जाम्पल लेकर। तो इधर ही ले लेते हैं, यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं, इस वाली साइड में यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है पिरिडीन के अंदर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा और यहाँ पर ऐसे रहेगा कंपाउंड। छोटी सी रिंग बना के देख रहे हैं क्योंकि समझने के लिए। तो यहाँ पर जो है अगर ऐसे ही हम देख रहे हैं पायरोल देख रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन ही रहेगा और इसके पास में यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके पास में रहता है हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है इस तरफ बॉन्ड रहता है और यहाँ पर एक लोन पेयर रहता है इसके पास में नाइट्रोजन, मतलब पिरिडीन और पायरोल देखते हैं। यहाँ पर ये है पिरिडीन और पायरोल और पिरिडीन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इस वाले कंपाउंड में देखते हैं तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है और इसके बाद में इसमें एक लोन पेयर भी है। तो जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में मतलब वो डीलोकेलाइज्ड नहीं है, वो लोकेलाइज्ड है, मतलब कॉन्जुगेशन में वो जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन है। तो
ये जो है यहाँ पर डबल सिंगल, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है इस वाले कंपाउंड में, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो है जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है, मतलब डीलोकेलाइज्ड है और यहाँ पर लोकेलाइज्ड है। तो ये वाला कंपाउंड सबसे पहले अपना जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है इसलिए। और यहाँ पर देखते हैं तो पायरोल में देखते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में है, तो वो उनको बाहर निकालना मुश्किल है, जबकि यहाँ से ये वाले निकल जाएंगे। तो हम इस वाले कंपाउंड के अंदर, पायरोल के अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो 1, 2 और 3 आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड को काउंट करना है। उसके साथ साथ हमको ये जो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है इनको भी काउंट करना है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, इसलिए यहाँ पर डबल सिंगल फिर डबल का काम, फिर सिंगल फिर डबल, ऐसे करके तो ये कॉन्जुगेशन में रहेंगे। जबकि यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन पहले से है, तो किसी एक टाइम पर या तो बॉन्ड को काउंट करेंगे या फिर जो है अगर कॉन्जुगेशन नहीं होती तो फिर देखते हैं हम यहाँ पर, तो एक टाइम पर केवल पी ऑर्बिटल जो होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल, उसके अंदर जो जैसे इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं तो केवल एक टाइम पर, मतलब प्लेन में जो होता है वो एक टाइम पर एक ही रहेगा। यहाँ पर जो ये लोन पेयर हैं इसको काउंट नहीं करेंगे हम, केवल और केवल जितने भी पाई बॉन्ड हैं उनको ही काउंट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं तो इनको करेंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, जबकि ये लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इनको बोलते हैं लोकेलाइज्ड। और ये जो है डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो है कॉन्जुगेशन में है इसलिए। तो यहाँ पर जो है केवल जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है ये भी एरोमेटिक कंपाउंड ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर डबल सिंगल और डबल इनको काउंट करेंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर केवल एक टाइम पर या तो हम जो लोन पेयर है उनको या फिर बॉन्ड को कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड है इसके पास में, तो यहाँ पर जो है ये डीलोकेलाइज नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर डीलोकेलाइज है तो ही काउंट करेंगे, अगर लोकेलाइज्ड है तो इनको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तो 3 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, तो 3 मतलब ओड है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर देखते हैं तो इस वाले में 1, 2 और 3 इसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कंपाउंड होगा ये भी मतलब 3 है, मतलब ओड है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हम और भी एग्जाम्पल लेंगे और उनसे समझेंगे, पर पहले हम इसको थोड़ा सा लिखने वाला जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे हम। और एग्जाम्पल के जो है एक दो क्लास और एग्जाम्पल की होगी, उनमें देखेंगे हम। तो इसको क्लीन करके और पॉइंट्स को देखते हैं। अब हम देखते हैं बाकी के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर जो है 4 वाला चल रहा था शायद, तो जहाँ तक मुझे याद है। अब 5 है ये। तो देखते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड में देखते हैं तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं। देखते हैं तो ये जो कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। तो कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। अब देखते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को। तो ये जो होते हैं ये होते हैं पैरामैग्नेटिक। क्यों होते हैं पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इनके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब कंडीशन ये होती है कि कोई भी कंपाउंड पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि उसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ पर है इसमें ये जो होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसमें कोई भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नेचर। यहाँ पर देखते हैं इसमें तो जो हैविंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसमें हैविंग
having at least one unpaired इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अनपेयर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 6 देखते हैं। ये ESR इनएक्टिव होते हैं, ESR इनएक्टिव होते हैं, जबकि ये ESR एक्टिव होते हैं। ESR क्या होता है वो बताती हूँ। ESR एक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं वो भी बताती हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस कहा जाता है ESR। मतलब इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये ESR इनएक्टिव होते हैं। जबकि इनकी बात करते हैं तो ये ESR एक्टिव होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 7 देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, अगर फॉर अ कंपाउंड ESR एक्टिव हो, उसके लिए इट शुड हैव at least one unpaired इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ESR एक्टिव होने के लिए। और यहाँ पर यही खत्म हो जाता है। वैसे तो इसमें 7 पॉइंट डालने की मतलब ऐसा कुछ है नहीं, पर यहाँ पर अगर ESR एक्टिव होना है तो उसके लिए कम से कम एक एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। और इस वाले कंपाउंड में जो ये है पैरामैग्नेटिक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। ESR एक्टिव किस लिए, क्योंकि इसके पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए। अब देखते हैं इसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं वो देखते हैं हम। अब देख रहे हैं हम नॉन, इसमें 2 देख लिए हमने, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब थर्ड देख रहे हैं हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को देखते हैं किसे बोलते हैं। इफ anyone or more characteristics of aromatic, इधर लिख देती, of aromatic और एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड is missing, then the compound is called नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि कोई भी कंपाउंड लेंगे उसमें, तो यहाँ पर देखेंगे और एग्जांपल से समझेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम। तो यहाँ पर जो है केवल हमने वो लिखने वाला पोर्शन है उसको कवर किया है। तो यहाँ पर जो है
अगर देखते हैं कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन, जैसे कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, तो इसमें केवल ही अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन दिख जाता है, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिड कार्बन दिख जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। वैसे तो इन दोनों को देख लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन से ही पता लगा सकते हैं कि ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर जो sp3 हाइब्रिड, यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिड कार्बन दिख जाता है, तो इसलिए हम उसको नॉन एरोमेटिक बोल देते हैं। और ये एक भी जो पॉइंट है हमारा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, उसको फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है वो किसे बोला जाता है। तो हम देखते हैं कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें कॉन्जुगेट साइक्लिक होना चाहिए। सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कि साइक्लिक होना चाहिए। उसके बाद में सिस्टम जो है प्लेनर होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए। जो सिस्टम प्लेनर होना चाहिए उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ऑल एटम, जितने भी एटम है उसमें। फिर देखते हैं हम कि जो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, जैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, तो उसमें जितने भी पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, सिर्फ पाई बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड, और ये दो पाई बॉन्ड होंगे। और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो इन वालों को काउंट नहीं करना है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड को काउंट करना है। अगर बॉन्ड जो है ऑड नंबर में आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। अगर इवन नंबर में आ रहे हैं बॉन्ड तो हम उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अगर हैं तो उसमें देखते हैं हम कि वो पैरामैग्नेटिक होता है कंपाउंड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होता है कंपाउंड। डायमैग्नेटिक में हमारा एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं, और पैरामैग्नेटिक में जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो आते हैं। और देखा हमने कि जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड मतलब जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह नहीं है, वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो उनको बोलते हैं हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो उनको काउंट करना है और पाई बॉन्ड को भी काउंट करना है। अगर नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे कि यहाँ पर कोई चार्ज आ रहा है तो उसमें ये बॉन्ड है हमारा, तो उसमें इसको भी काउंट करेंगे। वो एग्जांपल से समझेंगे हम सारी बातें, पर यहाँ पर जो मेन चीजें थी वो बता दी है। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मैंने बताया पायरोल और पिरिडीन का एग्जाम्पल देकर, क्योंकि उसमें देखते हैं हम यहाँ पर, तो जो पिरिडीन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोकलाइज्ड रहते हैं, जबकि पायरोल में डीलोकलाइज्ड रहते हैं, वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको गिन लेते हैं। जबकि जो पिरिडीन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोकलाइज्ड रहते हैं, तो उनको नहीं गिनेंगे हम। जो उसमें कॉन्जुगेशन रहता है, कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उनको ही गिनेंगे। तो वहां पर जो एरोमेटिक कंपाउंड दोनों ही हैं, बट वहां पर जो है देख रहे हैं हम जो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। और हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते हैं कंपाउंड का, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेके देखते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे कि ये कंपाउंड है हमारा, उसमें देखा था हमने पिरिडीन में, तो यहाँ पर पिरिडीन जो है इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर जो पिरिडीन है और पायरोल है हमारे पास में दो कंपाउंड है। इससे ही समझते हैं सारी चीजें, इससे ही समझ में आ जाएगी वैसे तो। ये हमारा पायरोल है, तो पायरोल के अंदर और पिरिडीन के अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड होते हैं और इसके पास में जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन लगा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या होता है वो भी देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सही से नहीं बनाया है, पर देख लेना, समझने के लिए थोड़ा सा समझ लेना। तो इन दोनों कंपाउंड में हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा सही से बना देते हैं इनको, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा अगर मैं इसको सही से नहीं बनाऊंगी तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन है, ये पिरिडीन है, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन इसके पास। पायरोल को भी थोड़ा सा सही से बना देती हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, इसमें कार्बन सही से शो हो जाए। मतलब यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पर जो है ये बॉन्ड रहते हैं इसके, इसको अब देखते हैं कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, और यहाँ पर जो है इसके पास में जो है लोन पेयर है, एक इसके पास भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर देखते हैं हम, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कि ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडाइजेशन में लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। जो डी लोकल
लाइज्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ही काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे कहीं भी अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो। यहाँ पर देखेंगे इसके पास 1 2 और 3, इन तीनों को गिनेंगे तो यहाँ पर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखते हैं इसको, तो यहाँ पर 1 2 और 3 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा। पर ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब ये एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डीलोकेलाइज्ड हैं, तो इनको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। ये पिरिडीन है, ये पायरोल है, हमने इस एग्जांपल से सारी चीजें समझी है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको डीलोकेलाइज्ड, इनको लोकेलाइज्ड बोलेंगे, क्योंकि जो है कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, तो ये फिर इसमें नहीं होंगे कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ देखा हमने कि कैसे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोकेलाइज्ड और डी लोकेलाइज्ड रहते हैं। तो और बाकी के एग्जाम्पल हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे।